हाय एवरीवन, वेलकम टू जिनसॉविट। आज हम कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ और इस पर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये एक एनसीईआरटी की सीरीज है जिसमें कि आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर प्रॉपर डिजाइन कंटेंट मिलेगा जो कि आपको मदद करेगा इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ और इवन जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझने में। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेक्टिव कंटेंट है, तो मैं चाहूंगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो उस समय आप जरूर से एक बार वीडियो को या तो पॉज करें या तो आंसर को सोचें और उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट को देखें। ठीक है, ऐसे आपको इसकी लर्निंग में मदद मिलेगी और आपको जो आपका जो टोटल रिटेंशन है, जिसे कहते हैं कि हम भूल जाते हैं जनरली, वो उससे आपको निजात मिलेगा और बहुत ही फायदा होगा आपको। और मुझे लगता है कि ये कंटेंट आपको बिल्कुल अलग डोमेन में ले जाएगा। और एक और छोटी सी बात, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सबसे पहला पार्ट है। इसमें हमें पढ़ना होता है कि एक ट्राइंगल होता है और उसके एक लाइन जा रही होती है जो कि पैरेलल होती है किसी थर्ड साइड को, और हमें उसके रेशियोज के बारे में कुछ प्रूफ करना होता है। हमें बेसिकली प्रूफ करना होता है कि जो AP अपॉन PB है वो AQ अपॉन QC है। यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम जानते हैं थेल्स थ्योरम के नाम से भी। तो कंसीडर करते हैं ट्राइंगल है ABC जिसकी दो साइड्स हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं। याद रखिएगा कि ये मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट हो सकता है लेकिन ये अभी नहीं है, ये एक जनरल कहीं से भी PQ पास कर रही है, तो इंटरसेक्टेड एक वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो जो वर्ड है वो है इंटरसेक्टेड। और एक लाइन है PQ पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड BC, तो ये जो लाइन है ये BC को पैरेलल है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के बराबर है, जिसको करने के लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है समझिए। आप B को Q से ज्वाइन करते हैं, C को P से ज्वाइन करते हैं और P और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करे जाते हैं। क्या ड्रॉप किए जाते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाते हैं आपके फ्रॉम P टू AC एंड Q ऑन AB। तो ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉप होते हैं P से AQ पर, AQ पर, और जिसे आप AC भी बुला सकते हो। देखिए सेम है AQ और AC साइड, और Q से AB पर। ठीक है, क्योंकि अभी हम ABC ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो या तो P और AQ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेंडिकुलर तो दोनों साइड के लिए एक ही है क्योंकि वो एक ही लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्या आप कह सकते हैं कि PN इज द हाइट ऑफ QC और द ट्राइंगल CQP? क्या CQP के लिए ये एक हाइट की तरह भी है? सोचिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। यस इट इज। PN इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल CQP। हमें जनरली ये पता है, हमें ये सोचते आए हैं कि जो हाइट होती है दैट इज ऑलवेज लाइक इनसाइड द ट्राइंगल, जो कि ऐसा नहीं होता। तो कई बार आप सोचते हैं कि एक ट्राइंगल है, लेट सपोज ABC एक ट्राइंगल है, तो आपको लगता है कि जो हाइट होती है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करती है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल के केस में ऐसा नहीं होता। जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है तो जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री अंदर आएगा नहीं। तो इसलिए इस केस में PN जो है वो हाइट है ट्राइंगल CQP के लिए, क्योंकि ये Q पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। समझ गए इस बात को? अच्छा, तो अगर हमें ये पता लग गया, तो अगर हमें एरिया निकालना होता इस ट्राइंगल CQP का, आप देख पा रहे होंगे इस ट्राइंगल CQP का, तो आपको पता है कि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो कौन सा बेस लेंगे आप? हाफ QC इंटू PN लेंगे या हाफ AC इंटू PN लेंगे? बहुत ईजी है ना? क्या है आंसर? बिल्कुल सही है, हाफ QC इंटू PN लेंगे। तो जो एरिया के लिए जो हाइट कंसिडर करी जाएगी वो तो PN है, लेकिन जो बेस कंसिडर किया जाएगा वो QC है। क्यों QC है? क्योंकि ट्राइंगल हमने QC कंसिडर किया है, ना कि हमने ट्राइंगल ACP कंसिडर किया है। सही बात है, ACP के लिए बेस AC होता, लेकिन हमने जब ट्राइंगल कंसिडर किया PQC तो बेस होगा QC। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसमें। इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते थे कि BQP के ट्राइंगल के लिए जो हाइट होगी वो QM है। तो अगर एरिया निकालते हैं इसका, तो इसका एरिया होगा हाफ BP या PB इंटू QM। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर और जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्या ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है? क्या सोचते हैं आप?
क्या आपको लगता है? अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो आपने पाया होगा हाँ ये इक्वल है। आपको याद है कि मैंने, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन थी, क्योंकि हमने बनाया ही पैरेलल था इसको। याद है? वो मैंने हटा रखा है यहाँ से क्योंकि मैं चाहता था कि आप समझें इस बात को। इसको आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि PQ और BC जो लाइन है वो पैरेलल है। PQ बनाई गई थी, इंटरसेक्ट ही कर रही थी जो AB और AC को, वो पैरेलल कर रही थी थर्ड साइड के। सही बात है? तो ऐसा होने की वजह से दो ट्राइंगल जब सेम बेस PQ पे हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल PQ एंड BC पर है तो उनका ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। हमने पढ़ा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स चैप्टर ग्रेड 9 में, वही सेम चीज यहाँ पे यूज हो रही है। तो ऐसा कहने से मुझे पता लगता है कि एरिया इक्वल है। आगे बढ़ते हैं और ये पाएंगे। अब इस ऊपर वाले ट्राइंगल के एरिया को समझते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP, ध्यान से देखिए AQP APQ, जो ऊपर एक छोटा सा वाइट ट्राइंगल बना हुआ है, इसका एरिया मैं कैसे लिख सकता हूं? हाफ AP इंटू QM, हाफ AP इंटू QM। मेरे ख्याल से ये ठीक है, अगर बेस AP है तो QM, ये तो ठीक लिखा हुआ है। हाफ AQ इंटू PN, ये भी सही है, ये भी सही है ना? इसका मतलब आंसर क्या होगा? हाँ, आंसर होगा बोथ ऑप्शंस A एंड C। क्यों? क्योंकि जो AP है उसके लिए हाइट है QM और जो AQ है उसके लिए हाइट है PN। That is why the area of the triangle APQ can be written in two different ways। आप दो तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं AP इंटू QM, हाफ ऑब्वियसली है, या AQ इंटू PN अगर आपने इस साइड को कंसिडर कर लिया एज अ बेस, और ये आपकी हाइट हो गई। अगर आपने इसको बेस कंसिडर किया तो ये हाइट हो गई। कितना आसान हो गया? तो आपने एरिया को दो तरीके से लिखा, याद रखिएगा। तो अब हम कुछ करने वाले हैं, समझिए। पहली जो स्टेटमेंट था उससे ये आया था कि APQ का एरिया हाफ AP इंटू QM है और वो AQ इंटू PN भी लिखा जा सकता है। तो दोनों एरिया तो सेम ही है, एक ही ट्राइंगल के एरिया निकाल रहे हैं तो दोनों तो एक ही होंगे, बस फॉर्मूले डिफरेंट यूज कर रहे हैं। एक ये स्टेटमेंट आया। दूसरा स्टेटमेंट आया था पीछे, जब नीचे वाले दोनों ट्राइंगल का एरियाज इक्वल थे, आया था। क्यों इक्वल थे? क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल्स थे, है ना? तो इसी वजह से क्या हुआ था कि ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया था, है ना? तो वो नीचे लिखा हुआ है। अब आपको स्क्रीन को ध्यान से फॉलो करना है, बिल्कुल ध्यान से। आप देखेंगे कुछ हो रहा है। देखिए ये इक्वल के आगे ये जो टर्म लिखे हैं इनको हटा देते हैं, इनको गायब कर देते हैं, एरिया वाले टर्म को गायब कर देते हैं। गायब हो गया, एरिया वाला टर्म नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इनको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। मतलब इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। दोनों साइड इक्वल लिखा हुआ है, उठा के दोनों का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? दोनों का डिवाइड हो गया, सही है। तो अब देखिए दोनों का डिवाइड हो गया। नेक्स्ट, अब कुछ कॉमन है जो कि कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिए उसको। हाँ, एक आपका हाफ हाफ QM, देखिए ये कैंसिल हो गया, सही है। तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब यहां पे देखिए क्या बचा, AP और PB, और यहां पे क्या बचा देखिए, AQ और QC। तो अब इन दोनों को नीचे लिख लेते हैं अलग से। तो AP अपॉन PB किसके बराबर हो गया? AQ अपॉन QC के। किसके बराबर हो गया? AQ अपॉन QC के, ठीक है। और ऐसा करने से ये हमें, आपको लगता नहीं कि प्रूव हो गया? प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था शायद। यही तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का थ्योरम कहता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही तो कहता है, या थेल्स थ्योरम जिसे हम जानते हैं। हम इसे कैसे जानते हैं? थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। कहता क्या है कि अगर कोई भी लाइन अगर आप पैरेलल बनाते हो किसी एक ट्राइंगल के साइड के, तो वो दोनों साइड को सेम रेशियो में काटती है, सेम रेशियो में बांटती है। यानी कि ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा इज इक्वल टू ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा होगा। अब वो टुकड़े अलग अलग लेंथ के हो सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन रेशियो सेम होगा। तो ये भी अगर 2/3 है, 2/3 है, तो ये भी 2:3 ही होगा। यही कहता है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आपको एक बोनस, अगर आपने यहां तक देखा तो सुनिए मेरी बात को। हमेशा पैरेलल लाइन के सामने वाले वर्टेक्स को पिवट एलिमेंट मान लीजिएगा। पिवट हमेशा याद रखिएगा, इसको पिवट मान लीजिएगा। कभी भी जैसे कोई भी ट्रायंगल बन जाता है ना, लेट सपोज मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसको मान लीजिएगा पिवट। ये आपका पिवट एलिमेंट हो गया। अब क्या करिएगा, पिवट एलिमेंट पाने के बाद यहां से चलिएगा एक तरफ, इसको मान लेते हैं लिखा हुआ है A, फिर यहां से चलिएगा दूसरी तरफ, इसको मान लीजिए लिखा है B। तो A अपॉन B इज इक्वल्स टू, यही पिवट पे लौट आइएगा, यहां से यहां तक वाली लेंथ को लिखिएगा पहले,
और फिर यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ को लिखिएगा, तो आप बेसिकली बहुत आसानी से थेल्स थ्योरम को लिख पाएंगे और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बड़ा शॉर्ट तरीका है और इससे आप आराम से पिवट एलिमेंट की मदद से, इसको पिवट एलिमेंट ऐसे मैंने नाम दे दिया है, कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स नहीं कहती है, मैंने बोला कि पैरेलल के सामने वाले एलिमेंट को पिवट बोल दीजिए, मतलब आप वहां पे रुकते हो, जाके वहीं से एक साइड जाते हो रेशियो लिख लेते हो, फिर दूसरी साइड जाते हो रेशियो लिख लेते हो। सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है, सही है। अब एक क्वेश्चन इस पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले बस एक ही क्वेश्चन करूंगा, इसकी सेपरेट एक सीरीज होती है क्वेश्चन की, ये सिर्फ थ्योरी सीरीज है, ये सिर्फ सपोर्ट कर रही है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझाने के लिए। ठीक है, इन द बिलो फिगर फाइंड DE, फाइंड EC if DE is parallel to BC। बेसिकली ये फाइंड यहां पे नहीं होगा, फाइंड EC if DE is parallel to BC। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, EC को करना है। तो देखिए बड़ा आसान सा है ये, आपको अगर ये निकालना है तो पहले ये दोनों पैरेलल हैं, तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि एक A हमारा पिवट एलिमेंट है, A से इधर जाएंगे तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू, दूसरी साइड भी अब जाना है पिवट एलिमेंट से, AE अपॉन EC। अब आपको AD पता है, AD कितना लिखा हुआ है 1.5, DB कितनी लिखी हुई है 3, AE कितना है 1 और EC कितना है पता नहीं, वही तो पता करना है। तो क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 3 यानी 15 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। तो ये 1 जा ये 2 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC कितना आ जाएगा 2, तो EC इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। दैट इज व्हाट इज द लेंथ। तो व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड दैट्स अ फॉर्मल आंसर फॉर यू। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक आप समझ गए हो, एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें अभी तक के लिए सफिशिएंट था। I hope you enjoyed the design of the content. I hope you enjoyed the way it was shown. Short video, proof of Thales theorem done. Next part, converse of Thales theorem. Till then, thanks for being on Gen Solve It. We'll see you in the next video. Take care.